नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में परम पूज्य सदगुरु लालदास जी महाराज भूरीवाले के 91वें निर्वाण दिवस पर उन्हें नमन किया है। और सप्त सरोवर मार्ग स्थित आपको बताते चले कि बंदीछोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूज्य महाराज जी ने मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा माना है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां निर्वाण दिवस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति रही है। गुरुद्वारे में सदगुरु लालदास महाराज को नमन किया है। ये संस्था भूरीवाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है। तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप जो समाज को आगे बढ़ने का और जरूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करके उनके जीवन को संवारने का काम करते हैं। यही परमार्थ है, यही सच्ची सेवा है। पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं और जहाँ भी ये तुष्टिकरण वाली सरकारें हैं वो धीरे धीरे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनको जाना पड़ रहा है और डबल इंजन लोग लगा रहे हैं। डबल इंजन का प्रभाव देख रहे हैं। अनेकों काम, अनेकों योजनाएं जो बंगाल में रुकी हुई थी वो सभी योजनाएं अब धरातल पर आ रही हैं। और अब काम उस आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो काम होने हैं वो काम हो रहे हैं। साथ ही हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित 91वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ब्रह्मलीन भूरीवाले महाराज को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, कार्यक्रम के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और राजनीतिक हालातों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा कर रही है और तुष्टिकरण की राजनीति को नकार रही है। संसद में विपक्ष के हंगामे और राहुल गांधी की भूमिका पर धामी ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए उन पर हताशा की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तराखंड के नकल कानून और रोजगार को लेकर राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि देश बदल चुका है और जनता पुराने तौर तरीकों से अब प्रभावित नहीं होगी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने अपने पोस्ट में बकायदा मेंशन किया कि उत्तराखंड सरकार ने दंगाई और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। सरकार के मुताबिक अराजकता और हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रंग लाई है और उसी के तहत उपद्रवियों पर प्रभावी नकेल कसी गई है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू होने के बाद हिंसा या फिर उपद्रव के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई जिम्मेदार लोगों से कराई जाएगी। साथ ही सरकार का सीधे तौर पर यह कहना कि अब सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की इसको लेकर भारी कीमत चुकानी होगी। इस कानून के माध्यम से उपद्रव के मामले में जिम्मेदारी तय करने और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने का भी बड़ा दावा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। साथ ही रुद्रपुर उधम सिंह नगर की महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जहां पर रुद्रपुर विकास भवन में सैकड़ों महिला उद्यमियों ने देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल का सजीव प्रसारण देखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की तकरीबन 39 लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया, जिनमें उधम सिंह नगर की रश्मि तिवारी, संगीता और भगवती सागर शामिल रही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि महिलाएं अब लखपति दीदी से करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग और बाजार उपलब्ध कराने पर फोकस किया। रुद्रपुर में उद्यमशाला योजना के प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
साथ ही देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान को विद्यार्थियों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। प्रदेश भर से अब तक तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने निबंध और सुझाव भेजकर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर अपना विजन पेश किया है। आपको बता दें, क्लास 11वीं और 12वीं के छात्रों ने पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक विकास समेत 8 विषयों पर विचार दिए हैं। अभियान में 140 श्रेष्ठ विचारों का चयन किया जाएगा। साथ ही चयनित विद्यार्थियों को वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ संवाद का अवसर भी मिलेगा। अब निबंध जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त है। आपको बता दें कि सरकार का फिलहाल ये कहना कि युवाओं के उपयोगी सुझावों को विकास योजना में शामिल जरूर किया जाएगा। साथ ही चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद श्रमिक और प्रभावित परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई। दरअसल सरकार की तरफ से मुआवजा और सहायता राशि को लेकर टीएचडीसी, आईएल और एचसीसी और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में महत्वपूर्ण सहमति बन चुकी है। अब जो सहमति बनी है उसके मुताबिक ये कि हादसे में मृत प्रत्येक श्रमिक के आश्रित को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता को मिलाकर करीब 45 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं हर घायल श्रमिक को तकरीबन 3.5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया गया। अब जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ितों को कुल 45 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। इसमें टीएचडीसीआईएल की ओर से 11.50 लाख शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और श्रमिक मुआवजा सहित अन्य स्रोतों से मिलने वाली सहायता राशि भी शामिल की गई। टीएचडीसी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ उसमें 11 श्रमिक की दुखद मृत्यु हुई और 11 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए। इसके लिए मुआवजे को लेकर एसडीएम साहब की अध्यक्षता में मध्यस्थ बैठक कराई गई, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं और ओवरऑल लगभग 45 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी है, जिसमें कंपनी के द्वारा 23 लाख रुपए दिए जाने हैं। शेष राशि उनके वर्कमैन कंपनसेशन, साथ ही पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड और एसडीआरएफ से मिलाकर प्राप्त होनी है। इसमें जो पीएफ की राशि उनके अंशदान की जो होती है वो राशि अतिरिक्त। वहीं चमोली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान तेजी से चल रहा है। जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता में अभियान की प्रगति की जानकारी दी। जिले में कुल 63,347 नोटिसों के सापेक्ष 63,247 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,72,188 मतदाता हैं। जिले के 633 मतदेय स्थलों में से 573 पर दावे आपत्तियों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 60 केंद्रों पर प्रक्रिया बाकी है। अब 15 जुलाई से 21 अगस्त तक कुल 6,234 प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। मतदाता सूची उनका चल रहा है, इसको एसआईआर सामान्य भाषा में कह रहे हैं। इसके लिए ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें जो हमारे 2,72,187 मतदाता हैं के सापेक्ष 63,000 लगभग नोटिस दिए गए हैं, जिन पर सुनवाई लगातार गतिमान है और 31 अगस्त तक ये सुनवाई पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त हमको 15 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ये कुल मिला के 4,357 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिन पर एईआरओ और ईआरओ के द्वारा विधिक रूप में नोटिस इत्यादि। अगली खबर, जो भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर गुड़ मंडी से हरिद्वार कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकालकर 3 दिवसीय धरने की शुरुआत कर दी है। अब किसानों ने खेती के लिए मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर का विरोध और गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 700 रुपए प्रति क्विंटल करने के साथ ही कई मांगे भी उठाई। जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि उत्तराखंड के कई जिलों में किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, इस तरह की चेतावनी दी। किसानों का धरना 23 अगस्त तक चलेगा, जहां इसके बाद बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात भी कही गई है। प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी तिरंगा यात्रा निकली
ये गुड़ मंडी मंगलौर से शुरू हुई और यहाँ जिला अधिकारियालय पर इसका समापन हुआ और ये यात्रा अब 3 दिवसीय धरने में तब्दील होगी। 3 दिन तक यहाँ धरना चलेगा। जो हमारे वादे सरकार ने टोल पर करे थे वे नहीं पूरे हुए। यहाँ के किसानों को अन्य प्रदेशों की तरह जो खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा, स्मार्ट मीटर नहीं हम लगने देंगे, गन्ना मूल्य महंगाई को देखते हुए 700 रुपए कुंटल दिया जा और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर 3 दिवसीय हमारा धरना रहेगा। और आज ये धरना हमारा कई उत्तराखंड के कई जिलों में होगा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, ये कई जगह आज हमारा होगा, प्रदेशों में धरना होगा, एक साथ होगा ये। तो एक साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा इसी तरीके से हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। 3 दिन के बाद फिर हम यहाँ अपने आंदोलन की रणनीति बनाओगे और उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन जैसा पिछले साल करा गया था इसी तरीके से बड़ा आंदोलन करा जाएगा और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। समाप्त नहीं होने का, ये होगा समापन। साथ ही अगली खबर का रुख करते हुए काशीपुर में सड़क किनारे लगे हरे भरे पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद तेज हो चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने रात में सड़क किनारे खड़े 3 पेड़ काट दिए, जिनमें 2 जामुन के पेड़ बताए जा रहे हैं। पेड़ काटने का विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हो गई। स्थानीय लोगों ने पेड़ों की कटाई की अनुमति और क्षेत्र में चल रही प्लॉटिंग को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कटे हुए पेड़ों का निरीक्षण किया गया। वन कर्मी के मुताबिक सड़क किनारे 3 पेड़ काटे गए हैं। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। साथ ही इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां किस तरह से भारी हंगामा हो रहा है और यह हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में पेड़ों की कटाई का ये पूरा मामला है। हालांकि इस तरह के मामले पिछले कुछ समय पहले भी उत्तराखंड देवभूमि में सामने आए थे, जहां पेड़ों के कटान को लेकर लगातार लोगों की नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही थी। और एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आई जहां पेड़ काटे गए हैं और 3 पेड़ काटे हैं। किसने काटे, कैसे काटे, कब काटे, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर और वन विभाग पूरे मामले पर एक्टिव नजर आ रहा है। जो पेड़ कटाई की अनुमति पर सवाल भी उठ रहे हैं और वन विभाग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली खबर, जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास एक बार फिर से भूस्खलन होने से सड़क का जो बड़ा हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सड़क बंद होने से स्थानीय लोग और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क को एक मार्गीय बनाने के लिए काम कर रही है। तो वहीं एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द इस सड़क को रास्ते को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय टीम सड़क खोलने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। साथ ही हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रानीपुर मोड़ समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे राहगीर और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जल जमाव के कारण कई जगह पर यातायात भी प्रभावित हुआ। सड़कों पर जमा हुआ पानी ने अब नगर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का फिलहाल कहना है कि जल भराव के चलते आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान होने वाली परेशानियों से किसी तरह की कोई बड़ी राहत मिल सके। तो देखिए हरिद्वार की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सड़कों पर किस तरह से थोड़ी बहुत बारिश के बाद यहां पर पूरी तरह से जलजमाव जैसे हालात बन चुके हैं। अब लोगों को ये समझना थोड़ा कठिन हो गया है कि सड़क पर पानी है या पानी में सड़क है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि अब यही गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों, उनकी दुकानों के अंदर जा रहा है। जिसके बाद अगर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि मानसून दस्तक देने से पहले या बारिश वाले हालात होने से पहले मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी गई थी, लेकिन नगर निगम की तरफ से, स्थानीय प्रशासनिक अमले की तरफ से पहले ही ये इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि उन्होंने व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। जल निकासी, ट्रैफिक अव्यवस्था जैसे मामले सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब जब थोड़ी बहुत बारिश हुई उसके बाद जो हालात बने हैं वो प्रशासनिक अमले के दावों की पूरी तरह से पोल खोल देता है।
साथ ही रुड़की के कलियर रोड पर 4 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण और भयावह था कि 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि 6 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद चारों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कलियर कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने तीनों मौतों की पुष्टि की है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल प्राथमिकी तौर पर जो जांच ये सामने आई है उसमें बताया जा रहा है तेज रफ्तार कारण रहा है इस बड़े हादसे का, जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बाइकें आपस में जोरदार तरीके से टकरा जाती हैं और इतनी बुरी तरीके से टकराई जाती हैं जिसके बाद बाइक तो क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाकी बाइक सवार इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं चमोली में श्रम विभाग में अनियमितताओं और व्यवस्थाओं को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार ने श्रम विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों से श्रम कार्ड और लंबित मामलों की जानकारी ली है और सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और काम में पारदर्शिता बरती जाए। वहीं डीएम के निर्देश पर एसडीएम चमोली ने कर्णप्रयाग टैक्सी पॉइंट स्थित श्रम विभाग के सुविधा केंद्र पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली का मामला सामने आया। श्रमिकों से मनमानी वसूली की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने अब कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही हल्द्वानी के गोरा पड़ाव क्षेत्र में हुई लूट और डकैती की वारदात का नैनीताल पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंशप्रीत और रघवीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 66,000 रुपए नकद, 1 पिस्टल, 1 तमंचा, 8 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हथियारों के बट पर डकैती की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जहां तकनीकी जांच और घटनास्थल से मिले हुए सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है। मामले का कथित मास्टरमाइंड यश सिडाना समेत अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। साथ ही डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रक टोल प्लाजा की दूसरी लेन में जा घुसा, जहां गनीमत ये रही कि उस वक्त ट्रक के आगे या फिर दूसरी लेन में कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना हादसा बहुत बड़ा और भीषण हो सकता था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से लच्छीवाला टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अब स्थानीय स्तर पर टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता लोगों के बीच बढ़ गई है। तो देखिए डोईवाला की तस्वीर है। टोल प्लाजा की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से ये जो बड़ा ट्रक है वो यहाँ पर टोल प्लाजा पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि पहली दफा इस तरह का कोई घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जहां पर गनीमत ये रही इस बड़े हादसे में कि कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि बाल बाल जो यहाँ पर वाहन सवार है वो बच पाया। अब लच्छीवाला टोल प्लाजा की ये तस्वीर है और अब ऐसे में टोल प्लाजा में जो लगातार ये हादसों की जो संख्या बढ़ रही है उसको लेकर प्रबंधन पे भी सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और उस वजह को जानने का प्रयास किया जा रहा है जो बार बार एक ही पैटर्न में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर जैसे ही ये बड़ा हादसा हुआ तो आसपास के जो लोग थे उनमें डर और भय की स्थिति रही और वो मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करने में जुटे रहे, लेकिन मौके पर सूचना यहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई, जो तुरंत पहुंचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब बात रुड़की की करेंगे, जहां तहसील के बेलड़ा गांव में बारिश के बाद मुख्य मार्ग पर करीब 2.5 से 3 फीट पानी भर गया। करीब 200 मीटर तक जल जमाव होने से रास्ता तालाब में तब्दील हो गया है, जहां सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जिन्हें मजबूरी में इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। किसानों को भी खेतों तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हर बारिश में यही हाल बन जाता है। ग्रामीणों ने जल्द नाला बनाकर पानी की निकासी और सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है।
तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। थोड़ी बहुत बारिश हुई है और बारिश के बाद जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उसकी वजह से न सिर्फ स्कूली बच्चों को बल्कि ग्रामीणों को भी कई तरह की परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में ग्रामीणों का ये कहना कि एक या दो बार नहीं बल्कि कई दफा यहाँ पर प्रशासनिक अमलों को और जिम्मेदारों को सूचना दी गई है, उनको शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया और हर साल हर बारिश में इसी तरह का हाल बन जाता है। इस गंदे पानी से गुजरते हुए स्कूली बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और ऐसे में कई बार इस तरह के जो जल निकासी नहीं हो पाती और जो जल जमाव वाले हालात बनते हैं उसकी वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का जो हालात और जो स्थिति है ये कई बड़े हादसों को दावत देती है। बेलडा गांव का ये मुख्य मार्ग बताया जा रहा है जहां तकरीबन 3 फीट पानी भरा हुआ है और इसी से स्कूली बच्चे गुजर रहे हैं। जल भराव के कारण यहां पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा लग जाता है और यही एक मेन रास्ता है जिसको पार करना ही पड़ता है। अब ऐसे में सीधे तौर पर ग्रामीण शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि कई दफा शिकायत भी की गई है लेकिन अभी तक जिम्मेदारों की तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। प्रधान जी तो बहुत और जमीन बहुत पड़ी है, अगर प्रधान जी जाओ तो कच्चा नाला खोद सकते हैं, कोई निजात खत्म हो जाएगी, लेकिन वो चाहते ही नहीं। वो तो अपना विकास कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी में सड़कें डाल ले, अपने खेतों में सड़क डाल, जनता जाओ भाड़ में, किसी के बच्चे गिरो कुछ हो ड्रेस खराब हो, क्या मतलब है भाई? तो कोई मतलब ही नहीं गाँव से। तो समस्या तो हम हो रही है ना गरीब लोगों पर, हमारे बच्चे पैदल लगाओ और कार में थोड़ा ही आ रहे हैं वो भी गिर जाओ। हमारे गाँव की लगभग 5600 की आबादी है, तो लगभग मेरे हिसाब से 500 बच्चे क्रॉस होते होंगे भाई। अब देख लो कितनी बड़ी समस्या है, 500 बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं, तो उनके आगे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा हमें, और कोई समाधान नहीं हो रहा भाई। 15 साल से प्रधान है, 5 साल जिला पंचायत की होगी, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेन रास्ते तो मुख्य मार्ग तो यही है, उधर कहाँ जाएगा? शहर से कोई पैदल तो जाएगा मोड़ बोल की तरफ को, तो कोई रास्ता ही नहीं। मेन रास्ता तो बेल्ट का ये है ना, और इसमें इतना जल भरो। अभी देख लो आप जाके कितनी समस्या हो रही है। मैंने फोटो वीडियो अगर आप चाहो तो मैं दिखा। और चलिए नहीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।